गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हेम सिंह शेखावत, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज नागौर। अपन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान देख रहे हैं, जिसके अंदर हम जो टॉपिक देख रहे हैं वो है फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार। फंडामेंटल राइट्स में आज जो हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो है आर्टिकल 13, अनुच्छेद 13, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। आर्टिकल 13 हमें क्या बताता है, क्या प्रोविजन करता है? आर्टिकल 13 के अंदर 4 क्लोज हैं, जिनमें से 13 क्लोज 4 मूल भारत के संविधान में शामिल नहीं था। इसे 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया है। भारत के जो संविधान का जो आर्टिकल 13 है उसे हम मूल अधिकारों का आधार स्तंभ, बैकबोन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यदि राज्य कोई भी ऐसी विधि बनाता है जिससे फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है या फंडामेंटल राइट को राज्य के द्वारा कोई विधि बनाकर छीने जाता है, तो आर्टिकल 13 के द्वारा न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई है, जिसके द्वारा वे उन विधियों को जो मूल अधिकारों से असंवैधानिक है उनको शून्य घोषित कर सकती है। आर्टिकल 13 क्लोज 1 क्या कहता है कि इस संविधान यानी भारत के संविधान के लागू होने के ठीक पहले भारत में प्रवृत्त विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी जिस तक वे भाग 3 के उपबंधों से असंगत हो। भाग 3 मीन्स मूल अधिकारों से। कि जब भारत का संविधान लागू हुआ तो भारत के संविधान के लागू होने से पहले भारत में जितनी भी विधियां प्रवर्तन में थी वे केवल उसी सीमा तक शून्य होगी जिस सीमा तक वे फंडामेंटल राइट के उपबंधों से असंगत है। यदि वे विधियां भाग 3 के उपबंधों से असंगत नहीं है तो वो विधियां प्रवृत्त रहेगी, उसकी विधि मान्यता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि सती प्रथा या देवदासी प्रथा जो संविधान के लागू होने से पहले भारत में प्रचलन में थी, या दहेज प्रथा, तो ये विधियां चूंकि भाग 3 के उपबंधों से असंगत है इसलिए वो विधियां शून्य होगी। जबकि आर्टिकल 13 क्लोज 2 क्या कहता है? आर्टिकल 13 क्लोज 2 यह कहता है कि राज्य कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो भारत के संविधान के भाग 3 में प्रदत्त मूल अधिकारों को छीनती है, कम करती है या न्यून करती है। और राज्य यदि ऐसी कोई विधि बना भी देता है तो न्यायालय उस विधि को आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग असंवैधानिक घोषित कर देगा। जैसे स्टेट के द्वारा यदि कोई विधि बनाकर किसी व्यक्ति के स्वतंत्रता पर आघात किया जाता है, हनन किया जाता है, तो वह न्यायालय के माध्यम से रिट के द्वारा अपने मूल अधिकारों को वापस लागू करवा सकता है। और राज्य के द्वारा जो ऐसी विधि बनाई गई है उस विधि को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। राज्य किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष को मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। यदि राज्य कोई ऐसी विधि बनाता है जिसे किसी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष को मानने के लिए बाध्य किया जाता है तो वह भी आर्टिकल 13 के द्वारा न्यायालय उस विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। कहने का मतलब यही है कि राज्य संसद हो चाहे विधानमंडल, यदि वो मेजॉरिटी बहुमत में आती है तो भी उनके पास में ये शक्ति नहीं है कि वह अपनी मेजॉरिटी की शक्ति का दुरुपयोग करके नागरिकों के जो मूल अधिकार है उनको छीन ले या कम कर दे। आर्टिकल 13 क्लोज 3 कि विधि शब्द में क्या शामिल है? विधि शब्द में कोई भी ऑर्डिनेंस, अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, उपनियम, अधिसूचना या विधि का बल रखने वाली कोई भी रूढ़ि अथवा प्रथा शामिल है। यदि ऐसी कोई भी विधि जो मूल अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डालती है तो ऐसी विधि को शून्य माना जाएगा।
आर्टिकल 13 क्लोज 4 को भारत के संविधान में जोड़ने की आवश्यकता क्यों हुई? आर्टिकल 13 क्लोज 4 को हम देखने से पहले केस देखेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि आर्टिकल जो 13 क्लोज 4 है वो भारत के संविधान में क्यों जोड़ा गया। एक प्रश्न यह आता है कि भारत का जो संविधान है उसमें आर्टिकल 368 के द्वारा संसद को यह शक्ति दी गई है कि वे संविधान में संशोधन कर सकती है। तो प्रश्न यह है कि क्या आर्टिकल 368 के द्वारा संसद ने जो संविधान में संशोधन किया है वो आर्टिकल 13 क्लोज 2 विधि शब्द में शामिल है अथवा नहीं? तो शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आर्टिकल 368 के द्वारा संसद जो संविधान में संशोधन करती है वो आर्टिकल 13 क्लोज 2 में विधि शब्द में शामिल नहीं है। सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान राज्य, इस वाद में भी न्यायालय ने शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघ के मामले में जो निर्णय दिया गया था उसी का समर्थन किया और कहा गया कि अनुच्छेद 368 के द्वारा जो संशोधन किया जाता है संविधान में वो आर्टिकल 13 में जो विधि शब्द है उसमें शामिल नहीं है। परंतु गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य का जो केस आया उसमें शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के केस में जो निर्णय दिया गया उसको उलट दिया गया और कहा गया कि आर्टिकल 368 के द्वारा जो संविधान में संशोधन किया जाता है वो आर्टिकल 13 क्लोज 2 में विधि शब्द में ही शामिल है और इस प्रकार से संसद संविधान में संशोधन करके किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों को नहीं छीन सकती। तो गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य के मामले में जो डिसीजन आया उस विसंगति को दूर करने के लिए आर्टिकल 13 के अंदर 24वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 13 क्लोज 4 जोड़ा गया, जिसके द्वारा ये कहा गया है कि संसद के द्वारा आर्टिकल 368 के अंतर्गत यदि कोई भी विधि पारित की जाती है तो वह आर्टिकल 13 क्लोज 2 में विधि शब्द में शामिल नहीं है। केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य, जो 24वें संविधान संशोधन के बाद में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष केस आया, उस वाद में भी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 13 क्लोज 14 की जो विधि मान्यता है उसको उचित माना और कहा गया कि संसद जो संविधान में संशोधन करती है आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग उसे विधि शब्द में शामिल नहीं माना जा सकता। परंतु केशवानंद भारती के केस में साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि संसद यदि संविधान में संशोधन करती है तो वह संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को, आधारभूत ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती है। तो ये आर्टिकल 13 हमने देखा जिसके 4 क्लोज हैं। आर्टिकल 13 से रिलेटेड ही कुछ सिद्धांत है वो भी हम देखते हैं। सबसे पहले पृथक्करण का सिद्धांत मीन्स कि जब कभी कोई एक्ट पारित किया जाता है और उस एक्ट का केवल कुछ पार्ट असंवैधानिक हो, मूल अधिकारों से असंगत हो, तो प्रश्न यह आता है कि क्या उस पूरे एक्ट को असंवैधानिक घोषित किया जाए या केवल उसके पार्ट को। तो जब अधिनियम का कोई भाग असंवैधानिक है और उस अवैध भाग को अधिनियम के बाकी का जो वैध पार्ट है उससे पृथक करें तो उसके जो वैध भाग है और अधिनियम की जो उद्देश्य है उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो अवैध भाग को अलग करके उसके वैध भाग को लागू कराया जा सकता है और अधिनियम का केवल वही भाग जो कि असंवैधानिक है उसे शून्य घोषित किया जाएगा, ना कि पूरा एक्ट। पृथक्करण के सिद्धांत से रिलेटेड 2 केस है, एक है गोपालन वर्सेज मद्रास राज्य और बंबई राज्य वर्सेज बालसारा। सेकंड, आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत आर्टिकल 13 क्लोज 1 के ऊपर आधारित है कि भारत के संविधान से लागू होने से ठीक पहले विधियां उसी मात्रा तक शून्य है जिस सीमा तक वे भाग 3 के उपबंधों से असंगत है। ऐसी विधियां प्रारंभ से ही शून्य नहीं होती बल्कि वो मूल अधिकारों के द्वारा आच्छादित हो जाती है, मृतप्राय हो जाती है और ऐसी विधियों को पुनः प्रवर्तित भी कराया जा सकता है। थर्ड, अद्वितीयता का सिद्धांत। अद्वितीयता का सिद्धांत कहता है कि कोई भी व्यक्ति भाग 3 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं उसे उन अधिकारों को परित्याग नहीं कर सकता। बहराम खुर्शीद वर्सेस बंबई राज्य में न्यायालय ने यह अभिनिर्णित किया कि भाग 3 में प्रदत्त मूल अधिकारों को कोई भी व्यक्ति परित्याग नहीं करेगा। तो ये हमने आज आर्टिकल अपन 13 देखा है जिसको हम
जो फंडामेंटल राइट्स है उसका बैकबोन कहते हैं। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 13 के द्वारा न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई है, जिसके द्वारा वे संसद के द्वारा पारित किसी भी ऐसी विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं जो कि भाग 3 के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों से असंगत है अथवा उन्हें छीनती है।